नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बेंगलोर में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जिसे जी के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, उसने सन 2000 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम किया था बेंगलोर में। उस वक्त उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जैक वेल्श, उसके नाम से इसका नाम है जैक वेल्श टेक्नोलॉजी सेंटर। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है बेंगलोर में, ये जनरल इलेक्ट्रिक के बहुत सारे स्ट्रीम्स पर बैक वक्त काम कर रही है। जनरल इलेक्ट्रिक की हवाई जहाज़ की जो इंजन्स हैं, अभी वो फाइटर प्लेन के लिए भी इंजन बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन के लिए भी इंजन बनाते हैं, और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जनरल केयर की, आपने दिखी होंगी 2D एको या दूसरी MRI वगैरह के लिए मशीन बनाते हैं। तो ये सब का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे तो अमेरिका में भी उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, लेकिन ये बड़ा है और यहाँ पर जो काम होता है वो शुरू से लेके आखिर तक, यानी कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके, जब भी वो उसके बारे में सिर्फ एक महुम सा खाका होता है लोगों के दिमाग में, तो उसको फिर सफ़े कागज़ के सफ़े पर मुंतकिल किया जाता है और फिर उस पर काम शुरू होता है और फिर वो चीज़ बन जाती है, टेस्ट होती है, सर्टिफिकेशन जब मिलता है उसको कि उसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, तब तक के लिए जो कुछ भी काम है वो सभी बेंगलोर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर करता है। अच्छा, आजकल ये जो जैक वेल्श टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर है, आजकल बोइंग की एक नया ट्रांसपोर्ट प्लेन आने वाला है 777X। 777X के जो इंजन है, प्लेन तो वही बोइंग बनाएगी, लेकिन कोई भी कंपनी सब चीज़ें खुद नहीं बनाती, तो उसका इंजन जो है ना, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का पड़ता है। तो वो इंजन के ऊपर यहाँ बेंगलोर में काम हो रहा है और उसमें 225 इंजीनियर हैं और मुतल्लिका दूसरा स्टाफ भी है जो कि इस बात पर इस मिशन पर लगे हुए, यूँ कह लीजिए। नाजरीन, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक फ्रेंच कंपनी सफ़रान है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसे नाम दिया था उन्होंने राइज, रेवोल्यूशनरी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इंजन्स। उस पर भी बेंगलोर के जैक वेल्श टेक्नोलॉजी सेंटर में काम हो रहा है। और उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हवाई जहाज़ के लिए इंजन बनाते हैं। अच्छा, हवाई जहाज़ के लिए इंजन जो है ना, आगे चल के ये उस पर भी काम हो रहा है, यानी हाइब्रिड इंजन। जैसे कार में आपने सुना होगा कि बिजली के साथ साथ पेट्रोल भी होता है, यानी अगर बैटरी ख़त्म हो जाए गाड़ी की तो वो पेट्रोल पर गाड़ी चल सकती है। इसी तरह वो जो हवाई जहाज़ का इंजन बना रहे हैं वो भी बैक वक्त पेट्रोल पे, यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो ATF है उस पे भी और बिजली पे भी चल सकेगी। और आगे चलकर वो काम कर रहे हैं उसमें वो हाइड्रोजन फ्यूल पे, हाइड्रोजन गैस, जिस पे हमने आपको एक प्रोग्राम किया था कि हाइड्रोजन गैस पे भी गाड़ियाँ चलेंगी, तो हाइड्रोजन गैस पे भी वो हवाई जहाज़ की जो इंजन है वो चलेगी। उस पर भी बेंगलोर के जैक वेल्श टेक्नोलॉजी सेंटर में काम हो रहा है। पाकिस्तान भले ही माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका हो, गरीब हो चुका हो, दुनिया भर से मदद की
अपील कर रहा हो। जैसे कल हमने आपको बताया था कि जिनेवा में उन्होंने एक यूएनओ के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्हें $10 बिलियन मिलने का वादा किया गया है दूसरे मुल्कों की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान वाले ये कहते भी नहीं थकते कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अभी उससे एक अंडरलाइन ये भी होता है कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी अगर कभी दहशतगर्दों के हाथ में लग जाए तो वो दुनिया के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। कल ओमान एयर का एक हवाई जहाज़ हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पे उतरा। उसकी तलाशी करते वक्त उन्हें मिला कि इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल है। जब खोल के चेक किया गया तो वो यूरेनियम निकला, और जब ये कागजात चेक किए गए तो वो जो सामान था, यूरेनियम जो था, वो पाकिस्तान से भेजा गया था। और लंदन में कुछ ईरानियंस थे, उनके नाम पे वो उसको लेके जाने वाले थे। अभी ईरान का तो आपको पता है कि उनका क्लैंडस्टाइन प्रोग्राम है एटम बम बनाने का, जिसकी वजह से अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं। तो अभी अगर ये जो है माहिर लोग, एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि अगर ये यूरेनियम दहशतगर्दों के हाथ में पड़ जाए तो इससे डर्टी बॉम्ब भी बना सकते हैं, और वो जो है एक ऐसा वो गैस का मतलब सामान बना सकते हैं जिससे बैक वक्त कई लोगों को, यानी हज़ारों लोगों को हलाक किया जा सकता है। नाज़रीन, आपके इत्तला के लिए ये अर्ज़ कर दें कि ईरान की जो नेशनल पुलिस है, वो मतलब पुलिस कहें या पैरामिलिट्री फोर्स कहें, ईरान से रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उसको अमेरिका ने एक दहशतगर्द तंजीम करके उसका ऐलान कर दिया था, मतलब पहले से ही है। और वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है पाई जाती है, वो उसमें हिस्सा लेती रही है, इसीलिए उसे अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द तंजीम का उसका ऐलान कर दिया गया था। नाज़रीन, कल रात, हकीकत में कल रात भी नहीं कहना चाहिए, 12 तारीख है और 12 तारीख की ही बात है। 12 बजे कल का इजलास पंजाब असेंबली का उन्होंने जो है ख़त्म किया, मुलतवी किया, और फिर 12:05 पर नया इजलास शुरू कर दिया। यानी उस वक़्त 11 तारीख ख़त्म हो गई, 12 तारीख शुरू हो गई। और फिर वो डिप्टी स्पीकर जो थे उनके क्या नाम है उनका, वासिक कयूम ने उसकी सदारत की उस इजलास की, और उसमें उन्होंने उस वक़्त एजेंडा बांटा मेंबर्स के दरमियान और कहा कि अभी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने वाले हैं। तो ये जो है नून लीग वालों के लिए एक सरप्राइज़ थी। और फिर डिप्टी स्पीकर ने ये हुक्म दिया कि ये जो करारदाद है एतमाद की, इसके जो हक में वोट करना चाहते हैं वो एक दरवाजे से निकल जाएं बाहर। और फिर सेक्रेटरी से कहा गया कि आप जाके उनकी गिनती करें, सेक्रेटरी जो पंजाब असेंबली का था। अब बाद में उन्होंने बताया कि वो 186 मेंबर, जो मैजिक नंबर है पंजाब असेंबली का, 186 मेंबर ने उसके हक में वोट दिया। यानी दे शोड देयर कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप ऑफ चौधरी परवेज इलाही एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो बाद में नून लीग वालों ने तो बहुत चिल्लाया, एजेंडा की कापियाँ फाड़ के फेंक दी और कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, हमें पहले नहीं बताया गया। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे मांग की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके बताएं, तो आज वो उसकी एक पेशी है, लगातार शुरू हो रही है 11 तारीख के बाद से, यानी कल से शुरू हो चुकी है। और आज जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो दिखाएंगे तो हमें लगता है कि फिर हो सकता है कि वो जो मलिकुर रहमान का आर्डर था जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को एज ए चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई किया गया था, उसको क्वाश कर दिया जाए। नाज़रीन, भारत की एक फिल्म है
RRR 2022 की फिल्म है, अभी तो 2023 आ गया है। उसका एक गाना है नाटू नाटू। वो हकीकत में वो फिल्म तो तेलुगु में बनी थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने तमिल और हिंदी और कन्नड़ में भी उसको डब किया था और बैक वक्त उसको रिलीज़ किया गया था। तो उसका ये जो गाना है उसको अमेरिका की जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं उनकी तरफ से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है ना, गोल्डन ग्लोब का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। अच्छा, ये जो फिल्म है इसके डायरेक्टर एस राजामौली हैं और ये वही राजामौली हैं जिन्होंने बाहुबली जो है दी बिगिनिंग और बाहुबली दी कंक्लूजन दोनों बनाए थे। और बाहुबली भी बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनी थी, इनकी कमाया भी बहुत था इन्होंने। और ये RRR भी बहुत अच्छी फिल्म है और इसका ये गाना अभी उसको गोल्डन ग्लोब जो कंपनी है, सॉरी ये जो अवार्ड है ये है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिए जाते हैं। और ये अवार्ड 1943 में कंसेप्चुलाइज किए गए, 1944 से देने शुरू हुए और ये दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर तो जाहिर है अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर जिसे बोला जाता है, ऑस्कर गिने जाते हैं। और ये हिंदुस्तान को पहला गोल्डन ग्लोब मिला है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा को अब तक हमारे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।